आजकल मैं एक नए उपन्यास पे काम कर रहा हूँ। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है, मतलब 1850 के दौर का। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे करूँगा उसको, लेकिन अभी रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर। उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पर मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था itsmyblog.com। उस पर वो ब्लॉग लिखते थे 2008 में। उसके बाद प्रभात खबर एक अखबार है बड़ा बिहार झारखंड का, तो उसमें मैं कंसल्टिंग एडिटर था 1 साल तक। तो मैंने मनोज वाजपेयी का कॉलम लिखवाया वहाँ पर। अपनी फैमिली से परिचय मेरा उन्होंने कराया। बाकी जितने लोग बायोग्राफी में हैं, चाहे अनुराग कश्यप हो, पीयूष मिश्रा हो, अनुभव सिन्हा हो, मकरंद देशपांडे हो, प्रकाश झा हो, जितने मनोज वाजपेयी के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पुराने दोस्त जो बिहार के पर और जूम कॉल पर बात की, जैसे अनुराग कश्यप और पीयूष मिश्रा, ये सारे जो बड़े लोग थे। और इन्होंने मुझे खूब समय दिया क्योंकि वो भी कोविड में थे, तो उनके पास समय था। उनके दोस्तों ने कभी उनसे बताए नहीं होंगे उन्होंने कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या, वो उन्होंने मुझसे शेयर किए। लेकिन इसके अलावा पीयूष मिश्रा का फ़ोन आया तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो फिर एक हौसला आपका बढ़ा कि नहीं, आपने जो काम किया है इतनी मेहनत से, वो मतलब सही जगह पहुंच रहा है और वो मेहनत रंग ला रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज इस वादे के साथ कि किताबनामा में एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो हैं तो टीवी के दुनिया के तेज तर्रार पत्रकार, पर्दे के पीछे से जो बुलेटिन पढ़े जाते हैं उसको लिखते हैं, आकार देते हैं, साकार करते रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने तारतम्य बिठा रखा है साहित्य से भी। व्यंग्य रचना हो, कहानियां हो, उपन्यास लिखना हो, जीवनी लिखना हो, इन तमाम विधाओं पर समय समय पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये बेमिसाल काम कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं हमारे मित्र पीयूष पांडे जी से। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद। मैं सवाल भी आपसे इसी में पूछ लिया, कैसे कर रहे हैं, ये अद्भुत काम है आपका। नहीं, ये तो आपने सवाल, ये शौक है बेसिकली। जैसे आपको मालूम है कि साहित्य में आप साहित्य से रोजी रोटी कमाने की तो नहीं सोचते, वो शौक के लिए है। और चाहे वो टीवी में रहा, चाहे अखबार में रहा या कहीं भी, मुझे लिखने का शौक है। और लिखने का शौक अंततः पहले व्यंग, तो व्यंग की 3 किताबें आई। फिर आपको मालूम ही है कि मनोज वाजपेयी, जो अभिनेता मनोज वाजपेयी, उनकी जीवनी लिखी, वो बहुत चर्चित रही। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी 4 भाषाओं में आई। हिंदी और इंग्लिश में पेंगुइन ने उसको प्रकाशित किया। और फिर मैंने एक अभी जो उपन्यास आजकल जो चर्चा में है उसने बुलाया था, जिसे पेंगुइन ने ही प्रकाशित किया है। तो वो बेसिकली मैंने एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था। मैंने सोचा कि फिल्म जब बनेगी तब बनेगी, तो फिर उसको उपन्यास में कन्वर्ट कर दिया और वो उपन्यास की शक्ल में आजकल पाठकों के हाथ। मैं जैसे कि सबसे पूछता हूँ, यात्रा की शुरुआत कहाँ से, साहित्य के प्रति अनुराग कहाँ से जगा आपका? आलोक जी, आप खुद पत्रकार रहे हैं, आपको मालूम है कि हम लोग पत्रकारिता को जब जीते हैं तो इतना पढ़ना लिखना उस पेशे की ज़रूरत है। मतलब हालांकि आजकल कई सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि नए पत्रकार पढ़ते ही नहीं है, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन आपकी पेशे की ज़रूरत है। तो मुझे इसको कहना कि कहाँ से शुरुआत हुई बहुत मुश्किल है। पहले मैं व्यंग लिखता था, कई सारे अखबारों में व्यंग लिखता था। तो व्यंग संकलन पहला आया, उसे राजकमल ने प्रकाशित किया। तो एक उत्साह बढ़ा कि राजकमल अगर आपके व्यंग संकलन को प्रकाशित कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें उतनी तो गुणवत्ता होगी कि तब राजकमल ने प्रकाशित किया है। फिर बाकी दोनों व्यंग संग्रह थे जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किए। तो व्यंग मैं कई सारे अखबारों में कॉलम लिखता था। उसके बाद जो बड़ा काम हुआ वो मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी के रूप में हुआ, क्योंकि मैंने जीवनी ना तो कभी लिखी थी, ना मेरा उद्देश्य था जीवनी लिखना। मनोज वाजपेयी को मैं जानता था। उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पर मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था itsmyblog.com। उस पर वो ब्लॉग लिखते थे 2008 में। उसके बाद प्रभात खबर एक अखबार है बड़ा बिहार झारखंड का, तो उसमें मैं कंसल्टिंग एडिटर था 1 साल तक। तो मैंने मनोज वाजपेयी का कॉलम लिखवाया वहाँ पर। तो मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना था। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे लगा कि मनोज वाजपेयी की जो संघर्ष यात्रा है वो बहुत दिलचस्प है, तो उनकी जीवनी कही जानी चाहिए। तो मैंने मनोज वाजपेयी से बात की कि आपकी मैं जीवनी लिखना चाहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप अपने परिवार से संपर्क मेरा आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि उन तक मैं आपके बिना नहीं पहुँच सकता।
बाकी लोगों तक तो मैं पत्रकार होने के नाते पहुंच जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी फैमिली से परिचय मेरा उन्होंने कराया। बाकी जितने लोग बायोग्राफी में हैं, चाहे अनुराग कश्यप हो, पीयूष मिश्रा हो, अनुभव सिन्हा हो, मकरंद देशपांडे हो, प्रकाश झा हो, जितने मनोज वाजपेयी के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पुराने दोस्त जो बिहार के हैं, बेतिया में रहते थे, KR हाई स्कूल के, और इवन बेतिया उसके बेलवा के गांव के जो बिल्कुल लोग थे, उन सब से मैंने अपने संपर्कों से बात की और सबने खुलकर बात की और वो एक अच्छी किताब बनी। उससे जब उसकी चर्चा हुई हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी में आई, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पर पहुंच गया कि आपको लगा कि नहीं, आपकी जो समझ है आप उसमें दखल दे सकते हैं साहित्य में। और मैं फिल्मों में मेरी दिलचस्पी है। मैंने एक सीरियल भी लिखा था, महाराज की जय हो, स्टार प्लस पे आया था, और उसके मैंने कई सारे एपिसोड्स लिखे थे, कोविड के दौरान आया था। तो ये तो मुझे मालूम था कि मैं फिल्म और स्क्रीन प्ले सब लिख सकता हूँ, उतने ज़्यादा लिखे नहीं है अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। फिर एक स्क्रीन प्ले लिखा मैंने, वो स्क्रीन प्ले काफ़ी आगे तक गया, फिल्म बनने की बात हुई, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन फिर वो जब फिल्म नहीं बन पा रही थी तो मैंने बैठे बैठे उसको उपन्यास में कन्वर्ट किया और पेंगुइन को भेजा। पेंगुइन ने कहा कि हाँ हमें पसंद है, तो वो उपन्यास, तो मुझे कोई एक सिरा याद नहीं आता कि मैं फला पॉइंट से एकदम से हो गया, लेकिन चूंकि आपका शौक है तो आप लिखते हो। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक विधा में ही, क्योंकि पत्रकार होने के नाते जो खबर, जो बात आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आपको लगता है इस पर कुछ कहना है, इसलिए मैं कहता हूँ। जैसे आजकल मैं एक नए उपन्यास पे काम कर रहा हूँ, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है, मतलब 1850 के दौर का। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे करूँगा उसको, लेकिन अभी रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर। तो लेकिन वो एक अनायास मुझे लगा कि नहीं यार, ये कहानी बहुत दिलचस्प है, कही जानी चाहिए, तो उस पर अब शोध चल रहा है। आपने जिज्ञासा जगा दी लोगों की, एक जीवनी आपने लिखी, कितना समय लगा? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हस्ती की जीवनी लिखना, उसके अंदर तक जाना। क्या जीवनी आने के बाद मनोज वाजपेयी को लगा कुछ ही हिस्से पे आप ठीक से न्याय नहीं कर पाए, ऐसा भी लगा क्या उनको? दो सवाल हैं आलोक जी आपके इसमें। तो पहला सवाल है कि जीवनी लिखने में कितना वक्त लगा। मुझे लगता है कि वक्त बहुत ज़्यादा लग सकता था अगर कोविड ना होता, क्योंकि कोविड था और मैं कोविड के दौरान घर से काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से फ़ोन पर और जूम कॉल पर बात की, जैसे अनुराग कश्यप और पीयूष मिश्रा, ये सारे जो बड़े लोग थे, और इन्होंने मुझे खूब समय दिया, क्योंकि वो भी कोविड में थे तो उनके पास समय था। तो 2-2, 3-3 घंटे मेरी उनसे चर्चा हुई और उन्होंने खूब मुझे समय दिया। अगर ये काम, जबकि जब मैंने मनोज वाजपेयी साहब की बायोग्राफी लिखना शुरू की थी तब मुझे ये लग रहा था कि मैं बम्बई जाऊँगा 7-8 दिन के लिए और सबसे मिल के आऊँगा। लेकिन जब किताब की रिसर्च कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि ये संभव था नहीं, कि 7 दिन में मैं इतने बड़े लोगों को मुंबई में जाकर पकड़ नहीं सकता था, ये संभव ही नहीं था, क्योंकि कोई कभी समय देता, शूटिंग में व्यस्त होते। लेकिन कोविड था तो कोविड में सबको मैंने फ़ोन किया, किसी के संपर्क से, किसी के रेफरेंस से, तो सबने समय मुझे दिया। तो एक काम ये, बाकी रिसर्च मुझे लगभग 7-8 महीने उसके रिसर्च में लगे, मतलब ये सारा काम बात करना और रिसर्च करना। उनके बहुत इंटरव्यूज़ मैंने देखे, पढ़े, मनोज वाजपेयी के बहुत इंटरव्यूज़ पढ़े और उसका एक रिकॉर्ड रखा। एक मेरी सहयोगी थी गरिमा बुडानी, जो पत्रकार हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत मतलब उसने भी काम किया साथ में। और उसके बाद लिखने में 4 महीने गए, क्योंकि जब सारा कंटेंट आ गया आपके पास तो लिखने में मुझे लगता है कि पहला ड्राफ्ट तो 1 महीने में लिख लिया था, तो फिर उसको 1-2 ड्राफ्ट ये कोविड के टाइम में हुआ। हाँ, कोविड के टाइम में, और कोविड के टाइम में ही पेंगुइन को दी गई। हालांकि उसको छपते छपाते, क्योंकि इस तरह के जो बड़े प्रकाशन संस्थान है उसमें छपने में वो फिर 7-8-9 महीने शायद और एक्स्ट्रा लगे, लेकिन मेरा काम 1 साल पूरा चला उसका। और वो दूसरा पहलू, दूसरा सवाल का जो सवाल मैं थोड़ा सा भूल गया कि मनोज वाजपेयी तो जब किताब, अच्छी बात इसमें ये थी कि मनोज जी ने इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये लिखो, ये मत लिखो, जो भी करना है वो पूरी स्वतंत्रता थी। और उन्होंने मतलब कभी मुझे टोका टाकी नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि मुझे कोई चैप्टर आप लिख के दिखाओ। जहाँ मुझे उनसे सवाल करने थे वो मैंने कर लिए बीच बीच में, क्योंकि मनोज जी के साथ तो संपर्क रहा था, तो बहुत सारी डेटा मेरे पास था उनसे जुड़ा हुआ, उनके मदर फादर से, उनके भाई बहनों से, वो सब उन्होंने बात करा दी। किताब लिखने के बाद मैंने उनको किताब भेजी तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि पीयूष ये 90% बिल्कुल वही है। और फिर मैंने खुद उनका भी इंटरव्यू किया था, टाइम्स नाउ नवभारत में रहते हुए मैंने उनका इंटरव्यू किया था।
तो मैंने उनसे पूछा कि इस किताब को पढ़ते हुए आपको क्या लगा, मतलब जब आप पढ़ रहे थे। तो कहने लगा कि यार ये लगता है कि ये किताब मेरी नहीं है, क्योंकि इतनी नाटकी है, जो उस दौर की जब जवानी के दिनों की बातें इसमें सारी हैं, तो लगता है कि ये मैं हूँ ही नहीं, जो ये सारी घटनाएँ आई हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि 90% बिल्कुल वही, और जाहिर सी बात है वो बायोग्राफी है, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है। बायोग्राफी में कई सारे लोगों का वर्जन है और कई सारे ऐसे किस्से हैं जो दूसरे लोगों ने बताया, और मुझे लगता है कि एक दो किस्से या दो चार किस्से तो ऐसे हैं जो मनोज वाजपेयी को भी शायद नहीं मालूम थे, क्योंकि उनके दोस्तों ने कभी उनसे बताए नहीं होंगे उन्होंने कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या, वो उन्होंने मुझसे शेयर किए। लेकिन इसके अलावा पीयूष मिश्रा का फ़ोन आया तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो फिर एक हौसला आपका बढ़ा कि नहीं, आपने जो काम किया है इतनी मेहनत से, वो मतलब सही जगह पहुंच रहा है और वो मेहनत रंग ला रही है। एक रिश्ता मेरा भी मनोज वाजपेयी से है। मनोज वाजपेयी के उसी बैच में मैं भी बेतिया में ही रह के पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल अलग अलग था। अच्छा। वो केआर हाई स्कूल से थे, मैं राज हाई स्कूल से था। अच्छा। तो उस आबो हवा, अपनी उस किताब को मैंने पढ़ी है। हाँ। आपने जो बताया है बहुत सारे दृश्य परिदृश्य उसमें बेतिया के लेकर के, उसमें हूबहू मिल रहा है। मुझे नहीं लग रहा था, उससे पहले से आपको जानता था, उस बात जीवनी से पहले से भी, लेकिन पीयूष पांडे वहां तक जाकर चले जाएंगे, वहां झांक आएंगे, वो मुझे नहीं लग रहा था। और सर मेरा बिहार से और झारखंड से बिल्कुल नाता नहीं रहा है, मतलब क्योंकि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, बिहार झारखंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं सही बताऊँ तो मैं जाना चाहता था बेतिया, क्योंकि मैं मनोज वाजपेयी के घर पे जाना चाहता था, बेलवा, बेसिकली बेतिया नहीं, बेलवा जाना चाहता था, तो गांव में उनके। लेकिन जब मैंने बात की तो उनके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। पेरेंट्स से मेरी गाजियाबाद में मुलाकात हो चुकी थी, मदर फादर से, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जब गांव जाएंगे तब आप आ सकते हो। फिर जब मैंने प्लान बनाया तो वो थे नहीं वहाँ पर, तो फिर मुझे लगा कि यार अब क्या करूँगा, अगर कोई मिलेगा ही नहीं आदमी वहाँ पर तो मैं क्या करूँगा। फिर मैंने एक स्ट्रिंगर जो वहाँ पे था, नहीं, आपने जो लिखा है उसमें बिल्कुल वहाँ की तासीर आपने मिला तो मतलब ये कि इसलिए और घबराहट थी कि आप उस जगह के बारे में लिख रहे हो जिस जगह के बारे में आप खुद नहीं गए हो, आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप उसको लिख रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेहनत रंग लाई, क्योंकि 4 भाषाओं में आना, हिंदी इंग्लिश में तो पेंगुइन नहीं छापा है, गुजराती और मराठी में वो प्रकाशित हुई बायोग्राफी, और इवन नेपाली में भी आने की बात है, जिसका मेल मेरे पास पिछले 5-6 महीनों से पढ़ा हुआ है, अभी तक क्या हुआ उसका पता नहीं। आप मैप में देखेंगे ना तो ये पश्चिम चंपारण का इलाका है, वो नेपाल में ही है। चितवन के इलाके से, जो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है नेपाल का, वो बिल्कुल बेतिया को आप नेपाल से भी किया है कि वो जंगल जो है उसके पार फिर वो नेपाल आ जाता है। और वो एक किस्सा किसी इंटरव्यू में बता भी रहे थे कि वहाँ पर शायद मतलब टाइगर्स हैं या कुछ है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कुछ है, तो उसमें क्या है कि पता नहीं चलता कि कितने टाइगर हैं, क्योंकि कभी वो नेपाल की सीमा में होते हैं, कभी तो वो कुछ इस तरह का किस्सा है। तो वो मेहनत रंग लाई। लेकिन उसके बाद उसने बुलाया था भी एक अलग तरह का फिक्शन है, क्राइम फिक्शन है, इसको भी बड़ी तारीफ मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए और हौसला बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि क्राइम फिक्शन लिखना, ये मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्राइम फिक्शन लिख सकता हूँ, क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री आप लिखने में सिर्फ आप इसने सिनेमा को ख्याल में रख के लिखा था या फिर कहीं से और इनपुट आ गया था? नहीं, वो मैंने स्क्रीन प्ले लिखा था। मतलब इसका किस्सा कुछ यूँ है कि बहुत साल पहले मैं हमेशा से एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कभी समय नहीं होता, कभी फाइनेंस नहीं होता, जैसा कि होता है। तो एक मैं छोटे बजट की फिल्म बनाना चाहता था जो कम बजट में निपट जाए। तो मेरे दिमाग में एक फिल्म थी, एक रुका हुआ फैसला, जो एक कमरे में शूट, सारी कहानी हो चुकी। तो मैंने कहा कुछ ऐसी कहानी कहूँ जो एक कमरे में 2 कमरे में निपट जाए, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हो। तो मैं एक कहानी सोची, तो वो शिवम नायर एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने नाम शबाना और महारथी और अभी कई सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो उनको मैंने एक बार लगभग 8-10 साल पहले मुंबई में मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहानी ये प्लॉट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, कहानी मतलब पूरी कैसे बनेगी। तब मुझे लगा कि यार मैंने तो सिर्फ प्लॉट ही अभी सोचा है कि कैसे एक कमरे में क्या होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इसकी पूरी कहानी तुम्हारे पास होनी चाहिए, 3 घंटे की 2.5 घंटे की कहानी कहनी है। तो फिर मैंने कहानी उसकी एक बुनी, फिर कहानी बुनने के बाद एक ड्राफ्ट लिखा, स्क्रीन प्ले। फिर पढ़ने के बाद मुझे 2-3 बार पढ़ा। मैंने एक दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है विष्णु, उसको मैंने पढ़वाई, तो उसने कहा कि अच्छी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उस कहानी को मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कुछ उद्देश्य नहीं समझ में आया। फिर मैंने उसका एक
थर्ड ड्राफ्ट लिखा जिसको एक उद्देश्य से जोड़ा, और जो उद्देश्य है वो मेरे बहुत करीब है। मतलब मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए। तो फिर मैंने, लेकिन उस कहानी से उससे पहले तक नहीं सोचा था कि उससे जुड़ सकता है, जोड़ा और एक मर्डर मिस्ट्री बुनी गई कि कैसे होता है, जैसे कहानी होती है क्राइम फिक्शन तो ये होता है कि एक मर्डर हुआ उसको फिर सॉल्व करने की पूरी कोशिश है। और लेकिन वो मुझे लगा कि अच्छा लिखा गया, मुझे लगा मतलब क्योंकि लोगों का रिएक्शन बुलाया था क्लैश करने के लिए, किस लिए? वो तो पढ़ना चाहिए पाठकों को कि लेकिन मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते मेरी कोशिश रही कि वो लॉजिकल रहे। कई बार क्या होता है इस तरह के उपन्यास और इस तरह की फिल्में इलॉजिकल हो जाती हैं, अचानक सब कुछ सस्पेंस चल रहा होगा और अचानक कोई ऐसी इलॉजिकल बात आएगी जिसको आपको हजम नहीं होती। तो मैंने कोशिश की है कि उसमें जो भी पूरी कहानी रहे वो लॉजिक रहे, उसमें तर्क रहे, कि ऐसा नहीं कोई कहे कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो यही कोशिश थी और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रही है, पाठकों को पसंद। आप बार बार कह रहे हैं, दर्शकों को कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है सिनेमा बनाने की। मेरी समझ कहती है, जब से मैं पीयूष पांडे को जानता हूँ, पीयूष पांडे अपने आप में सिनेमा है। और अगर दर्शकों को इस जिज्ञासा जगी होगी तो आप अपने सफ़र की शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचने की यात्रा थोड़ी सी बात बता दें तो इस सिनेमा के बारे में एक झलक मिल जाएगी लोगों को। नहीं सर, मेरी कोई ऐसी नहीं, सिनेमा है, सारी की जिंदगी सिनेमा है, मैं श्रोता हूँ। लेकिन ये है कि बस इतनी सी है कि जो मतलब शुरुआती जीवन जो है बहुत छोटे से गांव में, और यह एक इटावा डिस्ट्रिक्ट उस ज़माने में था। औरैया डिस्ट्रिक्ट एक कानपुर के पास, कानपुर से 100 किलोमीटर है, औरैया कस्बा है। तो वहाँ हमारी एजुकेशन शुरुआती 12वीं तक वहीं पढ़ाई लिखाई हुई क्योंकि फादर बैंक में थे। उसके बाद मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, फिर आगरा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 12वीं के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढूं, जो कि एक बड़ा कॉलेज है, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और मैं नाराज़गी में मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया और कहीं। तो वो जब खाली रहा 1 साल तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, और एक आर्टिकल लिखा वो दिल्ली भेजा और वो छप गया अखबार में संपादकीय पेज पर। तो जैसे ही संपादकीय पेज पर छपा तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ इतना बड़ा। तो फिर मैंने दूसरा आर्टिकल लिखा, वो लिखा था दूसरा आर्टिकल, बॉम्बे फिल्म आई थी और मणिरत्नम पर हमला हुआ था, बम फेंका गया था, तो उस पर कुछ था, तो वो भी छप गया एडिट पेज पे। तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया और फिर मैं 12th के बाद ही जर्नलिज्म में आ गया, लिखने लगा। और फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में। फिर अमर उजाला में थोड़े दिन नौकरी की, फिर टाइम्स नवभारत.com जब लॉन्च हुआ 2001 में, तो मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में था। 2-3 लोग ही थे शुरुआत में, उस ज़माने में इंटरनेट जर्नलिज्म कुछ था नहीं, बड़ी चीज़ थी। और मैंने 2-2.5 साल उसको संभाला भी, हेड भी किया एज ए चीफ कॉपी एडिटर। फिर आज तक में शुरुआत हुई, जहाँ आपसे मुलाकात भी हुई 2003 के एंड में, आज तक पहुँचे। फिर टीवी जर्नलिज्म की शुरुआत हुई, लेकिन एक कीड़ा था फिल्मों का कि फिल्म में कुछ करना है। लेकिन जब पत्रकारिता को आप जी रहे हो तो उसमें इतना रमे हुए हो। फिर हम लोग आज सहारा गए, सहारा में अलग जिम्मेदारियाँ, फिर लौट के आ गए, फिर वो चलता रहा। बीच बीच में थोड़ा बहुत एक फिल्म आई थी ब्लू माउंटेन्स, तो उससे मैं जुड़ा, उसके लिए काम किया। हाल में मैंने एक शॉर्ट फिल्म अपनी डायरेक्ट की थी 2-2.5 साल पहले, पार्ट टाइम जॉब। तो इच्छा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया कि आप सब कुछ छोड़ के बम्बई चले जाओ, वो एक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये एक पूरी कहानी है। और पत्रकारिता काफ़ी सारे बड़े चैनल, आपको आइडिया है कि सब जगह काम किया और खूब सीखा, खूब काम किया। नहीं, आपकी कॉपी में, इसलिए मैं बार शुरू में ही कहा था, इतनी तेज़ रफ्तार है टीवी की दुनिया। हर 30 मिनट में नया बुलेटिन बनाना है आपको, जिसमें महारथी थे बड़े ऊंचे तक, जैसे कि संस्थानों का नाम लिया इन्होंने। दिल्ली में माने हुए हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता माने हुए व्यक्ति है, पीछे से लिखने वाले, बुलेटिन्स के सारे हेडलाइन से लेकर के एक एक शब्द तक, जो बड़े बड़े एंकरों के हवाले से आप बोलते हुए सुनते हैं, वो रचना धर्मिता पीयूष पांडे का होता है। तो इतनी तेज़ रफ्तार से आप जी रहे होते हैं और जाते हैं जल्ला भाई टीवी पत्रकारिता, लौट के आने के बाद भी बाकी कुछ सोचने और समझने का होश नहीं रहता है। लेकिन आप बिल्कुल नैसर्गिक निश्चिंतता से साहित्य भी लिख रहे हैं। ये संतुलन फिर से एक बार बता दें। मैं शुरू में आपने बताया थोड़ा सा इसको, क्योंकि
आम लोगों को लगा कि पत्रकार बड़ा बेकार होता है, कुछ नहीं काम करता है, लेकिन आप उस साधना में हैं, अनवरत साध रहे हैं साहित्य को, तो कैसे संभव कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो एक तो शौक है, जब तक आपके अंदर वो शौक नहीं होगा, जब तक आप उसके लिए समय निकाल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि ये सारे जो काम किए हैं वो खासकर 2 बड़े काम, क्योंकि जो व्यंग वाला था तो व्यंग तो फुटकर लेके जाते थे, जैसे आज कोई आइडिया आया, आपने व्यंग लिखा, अखबार में भेजा और बाद में वो व्यंग संकलन के रूप में, किताब के रूप में आए, मतलब, लेकिन उसके लिए उस तरह की मेहनत नहीं थी जिस तरह की मेहनत इन दोनों किताबों के लिए हुई है। और इसके 2 हिस्से हैं, एक तो ये कि रिसर्च आप करते रहते हो, चाहे किसी भी तरह के काम कर रहे हो तो आप रिसर्च करते रहते हो। और मनोज वाजपेयी की किताब जैसे मैंने लिखी बायोग्राफी, तो वो कोविड था, वो थोड़ा सा समय था। ये उपन्यास भी, क्योंकि स्क्रीन प्ले मैंने काफ़ी साल पहले लिखा था, वो रखा हुआ था लिख के, वो नहीं कन्वर्ट हो पा रहा था। बीच में मैंने जब टाइम्स नाउ नवभारत छोड़ा तो मेरे पास 1-2-3 महीने समय था, तो मैंने फिर उपन्यास में उसको कन्वर्ट किया। और तो ऐसा नहीं है कि एकदम आप टीवी में रहते हुए कर पाओ, क्योंकि तब तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, आपको मालूम ही है। और शायद यही वजह है कि मैं एबीपी न्यूज़ में था और मैंने ये जो उपन्यास है, जो इसका स्क्रीन प्ले है, हमने सिंगापुर में पिच किया था। तो सिंगापुर में पिच किया और वहाँ पे प्रोड्यूसर्स के बीच में पिच किया। एक सिंगापुर में फिल्म बाज़ार होता है, वहाँ पे पिच किया और उनको ये पसंद आ गया था स्क्रीन पे। उन्होंने फिल्म बनाने के लिए हामी भर दी, लेकिन मुझसे कहा कि 1 महीने में आप पूरा बाउंडेड स्क्रिप्ट दीजिए। उसने बुलाया था, उसने बुलाया था, पर मतलब इसका नाम कुछ और था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में आप बाउंडेड स्क्रिप्ट दीजिए। इसका मतलब होता है कि पूरी स्क्रिप्ट A to Z फाइनल विद डायलॉग्स। तो मैं रोज़ एबीपी में, चूँकि मैं प्राइम टाइम देखता था, तो रात में आने के बाद उसको लिखता था स्क्रीन सीन्स को, लेकिन वो सीन में वो मज़ा नहीं आता था। 10 दिन मैंने कोशिश की, लेकिन फिर जब नहीं हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया। प्रोड्यूसर्स ने 10 दिन का समय और दिया मुझे कि आप 10 दिन और लीजिए और कीजिए इसको, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैंने कहा शायद अभी मुहूर्त नहीं है। तो फिर वो, इसलिए जो आप कह रहे हैं कि टीवी में रहते हुए इस तरह की क्रिएटिविटी बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको समय अलग से ही चाहिए होता है। टीवी की दुनिया आपको समय नहीं देती। आप अखबार, टीवी, जो नया चरण है पत्रकारिता का, सोशल मीडिया जर्नलिज्म चल रहा है, तो कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप इस जर्नलिज्म की इस यात्रा को? सोशल मीडिया जर्नलिज्म है भी क्या? नहीं, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं आलोक जी। एक तो ये कि अखबारों का भविष्य संकट में है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नई जनरेशन जो है, जो नई पीढ़ी है, वो अखबार नहीं पढ़ रही है। ना मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ना मैं कई सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं पढ़ रहे, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर खबर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेयर नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ने की जो आदत हम लोगों को हुआ करती थी कि सुबह हमको अखबार पढ़ना ही पढ़ना है, और एज ए पत्रकार तो हम लोग कई सारे अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब मुझे याद है कि जब हम 11th-12th में थे तो एक अखबार हमारे घर में आता था, वो पढ़ते थे। उसके बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया, तो वहाँ उसके यहाँ एक दूसरा अखबार आता था, बैठ के बड़ा चाय वाय पी और उसके यहाँ वो अखबार पढ़ लिया, लेकिन अब वो नहीं। तो अखबारों का भविष्य संकट में है। डिजिटल मीडिया ग्रो करेगा अलग अलग रूपों में, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब ही होगा या इंस्टाग्राम ही होगा, वो कुछ नए नए रूप उसके आएंगे जिसमें वो खबर आपको देगा। और अल्टीमेटली नीश जो कंटेंट है उसका अपना एक मार्केट बनेगा कि अगर आपको ऑटोमोबाइल का शौक है तो ऑटोमोबाइल का हो सकता है अखबार निकले। कारें बिक रही हैं, आप रोज़ देख रहे हैं कि कारें बिकने का रिकॉर्ड टूट रहा है और करोड़ों रुपए की कारें बिक रही हैं। अभी कोई 4 करोड़ की कार आ गई, कोई 3 करोड़ की कार आ गई। तो वो नीश अखबार या टैबलॉइड, कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी। ये अखबार सिर्फ 2-3 जो बड़े अखबार हैं वो उस तरह से इस्टेब्लिश होंगे, मतलब रहेंगे। बाकी तो अच्छा, कुछ विज्ञापनों के लिए जो चलते रहते हैं वो शायद जब तक सरकार विज्ञापन दे रही है जब तक चलते रहेंगे। तो ये सिनेरियो में कोई स्वस्थ नहीं, जो अगर जर्नलिज्म के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको नए तरीके में जो दुनिया बदल रही है उस हिसाब से खुद को परिवर्तित करना चाहिए। नहीं, अभी तो सर सबसे बड़ा संकट एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्योंकि एआई जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से हर सेक्टर में बदलाव ला रही है, उसके बाद आपको एआई को समझना होगा। क्योंकि एक तो वो एआई की वजह से कई सारी जॉब जाएंगी, वो पत्रकारिता में भी जाएंगी, आईटी में भी जाएंगी, बाकी जगह भी जाएंगी। मैं आपको कई सारे केस बता सकता हूँ। एक तो ये कि जैसे मेरा छोटा भाई है, तो हम लोग हमारी कंपनी है एस्ट्रोसेज, ज्योतिष का ऐप है बहुत बड़ा, उसके लिए कई सारे विज्ञापन तैयार करते हैं। रोज़ एक काम होता है विज्ञापन तैयार करने का, जिसको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखते होंगे। तो मेरे छोटे भाई ने पूरा एक एआई से पूरा एक टूल बना दिया है कि वो एआई ही सारे विज्ञापन की कॉपी लिखता है, एआई ही सारे विज्ञापन का विजुअल जनरेट करता है, एआई ही सारे विज्ञापनों की एडिट करता है और एआई ही उसको मेल कर देता है।
अपलोड करने के लिए। अभी अपलोड उसने खुद नहीं लगा, मतलब AI के थ्रू नहीं करा, वो भी हो सकता है। वो छोटे भाई का मैं प्लेटफॉर्म देखा है, एस्ट्रो टॉक्स, एस्ट्रोसेज कहते हैं, जो ज्योतिष पे मार्केट है AI वाला या जो भी है, उसका एक बड़ा हिस्सा उनके पास, बिल्कुल बड़ा हिस्सा है। तो वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़माने में हमारे पास कई सारे एडिटर्स थे, अभी भी हैं एडिटर्स, लेकिन अब वो काम नहीं है, अब वो बदल रहा है मामला। तो और यही सेम चीज़ पत्रकारिता में अगर आप कॉपी लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो AI जिस तेज़ी से बैकग्राउंड दे सकता है आपको, जिस तरह से, जैसे मेरा एक दोस्त मेरे घर आया, उसने कहा कि नहीं TV की स्क्रिप्ट लिखना बहुत मुश्किल है, उसमें PTC भी होता है, उसमें ये भी होता है, वो भी होता है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए किस विषय पर लिखनी है। तो उसने कहा कि इस विषय पर लिखनी है। तो मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया और TV की स्क्रिप्ट उसने 90% एक्यूरेट लिख दी। अब 10% आप उसको या तो सुधार लो या फिर और प्रॉम्प्ट दो ताकि वो और सुधर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी 10 लोग काम करते हैं, वो एक आदमी काम कर सकता है। और आपको अगर बाजार में टिके रहना है तो आपको वो एक आदमी बनना है जो काम करेगा, जो 10 आदमियों का काम करेगा। तो इसलिए आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो हर मतलब आज की तारीख में एंकर्स भी हैं। अगर एंकर्स का मतलब सिर्फ हम TV के न्यूज़ के एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की एंकरिंग कर रहे हैं। तो AI एंकर्स आ गए हैं। AI एंकर्स में कुछ एंकर्स ऐसे लगते हैं आपको कि जो AI से जनरेटेड है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आधुनिक हो रही है, वो बिल्कुल ह्यूमन एंकर लगेंगे। वो कई बार आप अपना ही मॉडल बना के कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन वो और बहुत ही ऐसा लगेगा कि फिर आप अंतर नहीं पकड़ पाओगे, कहने का मतलब, जो कि हो ही रहा है, 2-4-6 महीने में और हो जाएगा। ये कंज्यूमेबल है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसी अंदाज में, या फिर हिचक बढ़ रही है पाठकों, जैसे पाठकों साहित्य के बारे में हम कह रहे हैं कि बहुत सारी AI जनरेटेड चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए पढ़ रहे होते हैं, मुझे लिखना होता है। बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जो चीज़ें आई हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की चीज़ें ह्यूमन इंटेलिजेंस को आएंगी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रो करेगा। लेकिन माध्यम AI से आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा है, तो क्या हमारी रुचि वैसे ही है ह्यूमन इंटेलिजेंस की? थोड़ा मुझे लगता है कि AI जो है वो ह्यूमन ही है, लेकिन उसका ब्रेन ह्यूमन से करोड़ों गुना बड़ा है। जितने न्यूरोसेल्स हमारी खोपड़ी में है, हमारे दिमाग में है, उससे करोड़ों ज़्यादा सेल्स उसके पास है। तो सिर्फ इतना ही अंतर है। लोग ये कह रहे हैं अभी कि AI के पास जो ज्ञान है वो है, ह्यूमन के पास इमोशंस है। मुझे ये लगता है कि एक तो हम अपनी क्षमताओं का वैसे ही कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप कविता लिखने जाएं तो क्या वो कविता सर्वश्रेष्ठ कविता होती है? क्या वो कविता, मतलब हम जो लिख भी रहे हैं, अगर हम ठीक है हम अपने ब्रेन से लिख रहे हैं, लेकिन क्या वो कविता एकदम महान रचना लिखी हमने? कई बार वो भी कूड़ा ही लिखी होगी, कई बार वो उससे 10 गुना 50 गुना पहले ही अच्छा लिख के दे रहा है। ये एक बात सही है कि ह्यूमन है तो उसके पास इमोशंस हैं, वो हो सकता है कहीं करे, लेकिन उसके लिए जितना एफर्ट करना है, क्या हम एफर्ट कर पाते हैं, वो बहुत मुश्किल है। और AI के पास जितनी नॉलेज है वो मल्टी डोमेन नॉलेज है उसके पास। मल्टी डोमेन नॉलेज का मतलब है ये है कि एज ए पत्रकार मेरे पास मैं हो सकता है स्पोर्ट्स का पत्रकार हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स की ज़्यादा जानकारी है, लेकिन साइकोलॉजी की जानकारी नहीं है, मुझे मेडिसिन की जानकारी नहीं है। स्पोर्ट्स में हो सकता है इंजरीज जो होती हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। भाई आज की तारीख में स्पोर्ट्स पर्सन को कोई चोट लगती है तो मुझे उस चोट की थोड़ी जानकारी है, मैं तो नियम जानता हूँ स्पोर्ट्स के, लेकिन AI को ये मालूम है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जो मैं नए उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसकी रिसर्च कर रहा था और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो 1850 के हैं। मैंने बहुत किताबें देखी और बहुत सारी चीज़ें की, तो मैंने AI से बात करते हुए तो AI ने कहा मुझसे कि ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में UK में हो सकते हैं इसके। तो मैंने कहा भाई कैसे मिलेंगे? तो वो मेल भी AI से ड्राफ्ट करवाया और मैंने कहा इसका ईमेल किस ईमेल पे भेजना है, वो मेल भी उसने दिया और मैंने वो ईमेल ब्रिटिश लाइब्रेरी में लंदन में भेजा। और आप देखिए 3 दिन बाद मुझे जवाब मिला और 10 डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लाइब्रेरी में निःशुल्क फ्री में मुझे भेजे। और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं पिछले 6 महीने से तलाश रहा था कि वो मुझे कहीं से स्टेटमेंट मिल जाए जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट हो, वो कहीं मिल नहीं रहा था। तो अब ये बताइए आप इसको, मतलब ये काम उसने मुझे चुटकियों बजाते हुए कर दिया। ये दिमाग में मेरे नहीं आया था कि मैं भाई मेल तो मैं भी ड्राफ्ट कर सकता था, लेकिन ये आइडिया ही मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में AI ने दिया, AI ने सब करके दिया। मेल भी फिर मैंने कहा भाई ड्राफ्ट करो, उसने मेल नहीं ड्राफ्ट किया, मेल फटाफट हुआ, 3 दिन में वो
पीयूष जी, ये एआई की दुनिया के बारे में बता रहे थे, लेकिन आपने जो उसने बुलाया था, जो साहित्य रचना है, इसके बाद की यात्रा क्या है आपकी? नहीं, मैंने सर जैसे जिक्र किया आपको कि उसने बुलाया था, तो वैसे हालांकि अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, तो वो चल ही रहा है उसका कि कैसे लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी एक उपन्यास पे मैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है उस पर काम कर रहा हूँ, अभी शोध कर रहा हूँ, तो वो भी शोध में ही मतलब समय जा रहा है, अभी लिखना तो शुरू भी नहीं हुआ उसका। तो मुझे लगता है शोध एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर लिखा जाएगा, और मुझे लगता है कि वो इन दोनों से शायद और बेहतर हो, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। वो तो जब पाठकों के पास पहुंचेगा, क्योंकि उसकी कहानी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, और उसमें एक सस्पेंस भी है, ऐतिहासिक मतलब वास्तविक घटना पर आधारित है। मैं थोड़ी सी छूट लूँगा क्योंकि वो चूँकि 1850 की कहानी कहने जा रहे हो आप, तो थोड़ी लिबर्टी लेनी पड़ेगी कहीं, क्योंकि आप उसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खड़े हो वहाँ बिल्कुल वैसे ही है, 1850 में खड़े होकर बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो ना फिर वो एक इतिहास की किताब बन जाती है, तो इसलिए मैं उसको लिखूंगा अब एज ए फिक्शन कहते हुए, लेकिन 90% वो सच्ची, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं धीरे धीरे जुटा रहा हूँ। तो 1850 के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गए, कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स में मिले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उसको रिसर्च करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब आप उस दुनिया में जाते हो और आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं, जब आपको लगता है कि ये क्या था, तो बड़ा आनंद आ रहा है इसको भी रिसर्च कर। पीयूष पांडे मेरे जीवन के वो हैं, मैं जो बनने की सोचता हूँ, लिखूंगा, तो देखता हूँ, जब सोच रहा होता हूँ पीयूष पांडे लिख के सामने पेश कर देते हैं। मेरे लिए इंस्पायरेशन है, छोटे भाई के अनुरूप हैं, और लगातार बहुत सालों से, तकरीबन 20 साल से इनको चेंज कर रहा हूँ, कहीं पास नहीं पा रहा हूँ अपने आसपास, काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो दर्शकों, आप एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, या आप बनना चाहते हैं लेखक, या समझना चाहते हैं साहित्य के, या फिर आप समझना चाहते हैं टीवी की दुनिया को, पत्रकारिता को, तो मेरी कोशिश थी इस वार्तालाप के जरिए आपके सामने पीयूष पांडे को पेश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।